फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज का पहला प्रश्न होगा हमारा, नर मनुष्य के शुक्राणु की संरचना को समझाइए। इमेज के साथ उसके हर एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आप लोग वहाँ पे कैसे आंसर दे के आएंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा, पुष्पधारी पौधों में परागकण से भ्रूण निर्माण तक की जितनी भी क्रिया विधि है उसको समझाना है। आइए समझते हैं इसको इमेज और वीडियो में बहुत ही बारीकी से। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि एक मानव शुक्राणु का आपको इमेज बना लेना है। इसके लिए ये वाला इमेज आपके लिए परफेक्ट है। ये समझने के लिए है कि शुक्राणु में सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा एक्रोसोम, इसके अलावा न्यूक्लियस, जो देखने के लिए आप लोग जितनी भी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं एक शुक्राणु के भीतर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसको देखने के लिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि और भी चीज़ों को जानना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। शुक्राणु के ऊपर और भी लंबा वीडियो बना देंगे साइड से। फ़िलहाल आपको ये इमेज रखना है एग्ज़ाम में और इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करना है। चलिए आइए समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। नर मनुष्य के शुक्राणु की संरचना को जब समझाने के लिए हम लिखना शुरू करेंगे तो उत्तर हमारा कैसे होगा कि शुक्राणु एवं, चूँकि शुक्राणु कैसी है, एक कोशिका वाली होती है जो पूंछ की सहायता से गति करती है। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर यानी हेड, मध्य भाग यानी मिडिल पीस और पूंछ, ये 3 भाग होता है। सिर के बारे में लिखेंगे, शुक्राणु का सिर लंबा एवं चम्मच के आकार का होता है। इसके अधिकांश भाग में अंडाकार केंद्रक होता है और इसके अग्रभाग से एक नुकीला उभार निकलता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम किसे कहते हैं ये भी याद रखना है। मध्य भाग जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल होते हैं। इनमें उपस्थित थाइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी, जिसकी वजह से शुक्राणु जो होता है वो गति कर पाता है। तीसरा पॉइंट पूंछ है। चूँकि 3 भाग में बटा रहता है तो यह अग्र तथा पश्च भाग में विभाजित होते हैं। यह अक्षीय तंतु की सहायता से गति करता है तथा इसका पिछला भाग झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता, ये खुला होता है। इसे अंतिम सूत्र कहते हैं, यानी इंड पीस, सबसे पीछे वाला पूंछ वाला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। चलिए हम और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्पधारी पौधों में परागकण से भ्रूण तक के क्रिया विधि को समझाइए। तो उत्तर लिखना शुरू करेंगे। परागकण की क्रिया के फलस्वरूप परागकण के जो पराग के कण होते हैं वो जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जहां वे वर्तिकाग्र पर स्थित चिपचिपे पदार्थ का अवशोषण करके फूल जाते हैं। परागकण की बाह्य भित्ति जो होती है वो फिर फट जाती है और अंतः भित्ति पराग नलिका के रूप में अंकुरित होने लगती है। यही नलिका जो बनती है इसी से वर्तिकाग्र से होती हुई यह अंडाशय में पहुंच जाती है और अपने साथ 2 नर युग्मक भी लेकर के जाती है, क्योंकि पता है 2 लेके जाएगी, 3 वहाँ पे ऑलरेडी अंडा मौजूद है। तो 2 अंडे से 1 नर युग्मक और 1 अंडे से 1 नर युग्मक निषेचन करेगा, यानी 1 नर युग्मक पराग नली से होता हुआ बीजांड से संयुक्त होकर के युग्मनज बनाता है और इस प्रकार बीजांड का निषेचन हो जाता है। निषेचित बीजांड से भ्रूण विकसित होकर के बीज बनाता है। प्राय पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्य दल आदि सूख करके गिर जाते हैं। किसी किसी पौधे में बाह्य दल लगे भी रहते हैं, ये भी मेंशन करेंगे। अंडाशय फल में विकसित होने लगता है।